नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर 70वीं बीपीएससी पीटी को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है एरोटीरिया का टेस्ट पेपर लेकर हाजिर है। ये टेस्ट पेपर बेसिकली 16वें नंबर का टेस्ट पेपर है जो एनसीईआरटी का रिवीजन टेस्ट है। इसके बाद जो है हम लोग जो है एक अभ्यास सीरीज शुरू हो रही है एरोटीरिया की, जो 10 टेस्ट पेपरों की अभ्यास सीरीज है। उसमें सारे के सारे टेस्ट पेपर जो फुल लेंथ है उनको सोल्व करेंगे। आज से यहाँ पे जुनून जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। इसके तहत आप लोगों ने देखा होगा कि 15 जो है सेक्शन वाइज जो है टेस्ट पेपर हम लोगों ने सोल्व करवाए और एक जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर यानी एनसीईआरटी का रिवीजन टेस्ट है, ये जुनून टेस्ट सीरीज के तहत है। और अगला टेस्ट पेपर जो है एरोटीरिया का आएगा वो अभ्यास सीरीज के तहत आएगा। तो आज जो है हम लोग जो है इस अंतिम टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दूसरा कथन है कि राजा का पुत्र जो है स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1500 जो है ईसा पूर्व से जो है 1100 ईसा पूर्व के काल को जो है ऋग्वैदिक काल जो है कहा जाता है। और ऋग्वैदिक काल के दौरान जो है कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। पहला है पुरोहित का, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाते थे। और दूसरा वर्ग था राजाओं का। इन राजाओं के पास ना तो राजधानी नगर थे और ना ही महल और सेनाएं भी थीं, ना ही वे जो है कर एकत्र कर रहे थे। सामान्य रूप से जो है राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति में जो है दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। तो यहाँ पे जो है दक्षिणापथ के शासकों की संख्या 12 बताई गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है हरिश्चंद्र जो है 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति जो है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। जिसमें पहला है कि जो आर्यावर्त के 9 शासकों को जो है समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद जो है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इन सब ने जो है हार जाने पर जो है समुद्रगुप्त के सामने खुद को समर्पण कर दिया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें जो है फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो यहाँ पे दूसरे बिंदु से हमारा लेना देना है जिसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा 2 बिंदु और हैं जिनमें कहा जा रहा है कि पड़ोसी देशों में जैसे असम था और तटीय रूप से बंगाल था, नेपाल और जो है उत्तर पश्चिम के कई जो है गण या संघ शामिल थे जो आते थे इस दौरान, और जो है ये समुद्रगुप्त के लिए जो है उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। दूसरा कथन है कि वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तीसरा कथन है उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा। चौथा कथन है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे सही कथन के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा होगा। तो यहाँ पे तीसरे में हम देखें तो यहाँ पे जो है दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में जो है केरल में हुआ था, ना कि तमिलनाडु में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही नहीं है इसके लिए पूछा गया है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही नहीं है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये सही नहीं है। ठीक है,
ये यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे माता पिता का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है उसे अपने अपने जो है पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है, ना कि उसे अपने माता पिता से, इसलिए यहाँ पे गलत था डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले जो है भारत में जो है हिंद यवन आए, इसके बाद जो है शक आए, फिर जो है हिंद पार्थियन आए, फिर जो है कुषाण आए। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो लगभग 2200 वर्ष पहले जो है मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हुआ, जैसा कि आप लोग इतिहास पढ़ने के दौरान जान पाए होंगे। और इसके स्थान पर जो है कई अन्य राज्यों का जो है उदय हुआ, और पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक जो है हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। तो पहले स्थान पर आ गया हिंद यवन जो राजा थे उनका स्थान आ गया। इसके बाद जो है पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर जो है शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ, और इनमें से कुछ राज्य जो है लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों का गुप्त शासकों से जो है पराजय नहीं मिल गई। और इसके पश्चात जो है शकों के बाद जो है कुषाणों का लगभग 200 वर्षों का जो है शासनकाल स्थापित हुआ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? पहला है नदियों के सूखने का कारण, दूसरा है जंगलों के विनाश होने के कारण, तीसरा है चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, चौथा है बाढ़ के कारण, पांचवा है शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो उपरयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे जो है पांचों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पुलकेशिन जो थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है सबसे प्रसिद्ध जो है चालुक्य राजा हुआ करते थे। उनके बारे में हमें उनके जो है दरबारी कवि जो है रवि कीर्ति द्वारा रचित जो है प्रशस्ति से जो है पता चलता है, और इसमें उनके पूर्व जो खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में जो है बताया गया है। और जो है पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य प्राप्त हुआ था, ठीक है, यह राज्य उन्हें जो है अपने चाचा से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज क्रांतिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो उनका नाम था कैप्टन हडसन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि कैप्टन हडसन द्वारा जो है दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे और बेटे की जो है गिरफ्तारी कर उनको जो है मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1756 ईस्वी में जो है मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दूसरा कथन है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। तीसरा कथन है कि सिराजुद्दौला का जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया गया। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करें। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 1756 में जो है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला का जो है बंगाल कहाँ का बंगाल का नवाब बना, और मुर्शीद कुली खान की मृत्यु जो है 1727 में ही हो गई थी। इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा तीसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सहायक संधि अपनाने वाली जो है रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। दूसरा कथन है कि सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी।
तीसरा कथन है कि सुरक्षा के लिए निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके जो है रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करें तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। दूसरा कथन है कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। तीसरा कथन है जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध जो है बड़े स्तर पर नहीं किया। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 11वें में देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि अंग्रेजों ने इस संबंध में जो है तर्क दिया कि अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद करने के लिए वे कर्तव्य से बंधे हैं, इसलिए वे अब जो है कब्जा करने को मजबूर हैं। और वे वास्तव में वे जो है 1801 में ही अवध पर जो है सहायक संधि लाद चुके थे और अवध के आंतरिक मुद्दों पर उनकी पकड़ जो है काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है कि स्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जो है जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। तीसरा कथन है कि किसानों के लिए ये व्यवस्था जो है दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि जो है लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे जो है स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में तीनों कथन सही है, तो गलत तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। दूसरा कथन है ये व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। तीसरा कथन है कि भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से जो है महाल की होती थी। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसकी शुरुआत जो है हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 ईस्वी में जो है इसको लागू किया। और मैकेंजी का इसमें जो विश्वास था कि भारतीय समाज में गांव एक जो है महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। यह व्यवस्था जो है महाल जो गांव का जो है समूह होता था उसके द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो है भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से नहीं की जाती थी, निश्चित रूप से तय नहीं की जाती थी, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी जाती थी और उसे अदा करने की जो है करने का जिम्मा जो है जमींदारों के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, और जो है कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, और वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में, बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 के जो है विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। तो एक तरफ बागियों का जिक्र है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र का जिक्र है। यहाँ पे क्षेत्र का लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है नाना साहब ने जो है कहाँ का नेतृत्व किया, कानपुर में, और बिरजिस कद्र ने जो है लखनऊ में, रानी अवंतीबाई लोधी ने जो है राजगढ़ में, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। दूसरा कथन है, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। तीसरा कथन है, इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया और उपाधियां लौटा दी गईं और विदेशी कपड़ों की जो है होली चलाई गई। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया था, तो खिलाफत का मुद्दा जो है एक ज्वलंत मुद्दा था। जब 1920 में अंग्रेजों ने जो है तुर्की के जो है सुल्तान थे खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी और भारत में जो है इस दौरान जो है खिलाफत आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ और इसी समय जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेज़ों के अत्याचार से त्रस्त आकर जो है जनता जो थी वो गांधी जी को आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रही थी और 1920 के अंत में जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया और 1921-22 के दौरान इसको काफ़ी गति मिली, जब और भी कई जो है छात्र नेता इसमें सम्मिलित हुए और इस आंदोलन के तहत जो है स्वराज की मांग की गई और हजारों विद्यार्थियों ने जो है सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी और अंग्रेज़ों की दी गई उपाधियां भी लौटा दी गईं और विधानमंडलों का जो है बहिष्कार किया गया और जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध दर्ज करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरा कथन है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की और तीसरा कथन है 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो 17 में देखा जाए तो दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके अन्य क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी साथी थे उन्होंने जो है मजदूरों और किसानों के लिए वे लड़ना चाहते थे और शोषित वर्गों का बचाव करना चाहते थे और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और 17 दिसंबर 1928 को जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले जो सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी और अपने राष्ट्रवादी साथी जो थे बटुकेश्वर दत्त, उनके साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधान परिषद में बम भी फेंका। इसके अलावा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जो है सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह विद्रोह कर्नाटक के जो है गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। दूसरा कथन है यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। तीसरा कथन है राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो गुडेम विद्रोह के संबंध में दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि यह आंध्र प्रदेश की जो है गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआत किया गया, ना कि कर्नाटका के, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा तीसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन पहला ही है क्योंकि असहयोग आंदोलन के पश्चात जो है राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। ये कथन यहाँ पे जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। दूसरा कथन है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की जो है कार्यशैली का अध्ययन करना था
और उसके बारे में सुझाव देने थे। तीसरा कथन है कि भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे सही के लिए दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है ब्रिटेन की नई जो है टोरी सरकार थी, जिसने जो है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक जो है वैधानिक आयोग का गठन किया और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। और इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे ही अंग्रेज इसमें रखे गए थे। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष जो है दलितों के लिए जो है दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? तो 1930 में किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करना है। तो खोजकर्ता और हड़प्पाई स्थल दे रखे हैं। तो S.R. राव ने जो है लोथल की खोज की और B.B. लाल ने जो है कालीबंगा की खोज की और M.R. मुगल ने जो है बहावलपुर की खोज की। R.S. बिस्ट ने जो है धौलावीरा की खोज की। इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। पहला है अश्व डाक व्यवस्था, जिसे जो है उलूक कहा जाता है। दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था को जो है दावा कहा जाता है। तीसरा है पैदल डाक व्यवस्था जो है अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो इसको जो है फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हम्पी के जो है भग्नावशेष की खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है कॉलिन मैकेंजी ने की। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर जो है मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। जबकि दूसरा कथन है कि जो है 17वीं सदी के स्रोत जो है दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त व पाही काश्त। तीसरा कथन है कि पाही काश्त जो है वे खेतीहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। यहाँ पे सही कथन को चुनाव करना है। तो इस संदर्भ में जो है तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन है जिनको जो है 1.5-2 घंटे में बता पाना संभव नहीं होता। इसलिए जो है कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के संदर्भ में, उनको जो है हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन बताते चलते हैं, फिर भी कुछ छूट जाते हैं क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27, मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। दूसरा कथन है कि अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। तीसरा कथन है कि खेतीहर जो है नगद भुगतान द्वारा ही अदा कर सकता था। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि जो है यहाँ पे पहले देखिए, अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे जो है कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रखे। तो केवल जो है फसलों के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता था, ना कि जो है नगद भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? तो यह रिपोर्ट 1878 में जो है पेश की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। दूसरा कथन है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो यहाँ पे पूछा गया है असत्य कथन के बारे में। तो पहला कथन असत्य है, दूसरा सही है। तो असत्य क्यों है? क्योंकि 1929 में जो है दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया था और यह अधिवेशन जो है दो तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला ये कि जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व करने की एक जो है प्रक्रिया सौंपने वाली थी, यानी एक जो है उनको मोटिवेट करने वाली थी, यानी एक जैसे मतलब कि नेतृत्व सौंपने का जो है जिम्मेदारी सौंपने का एक प्रतीक था। और जो है पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा एक दूसरा जो है महत्वपूर्ण इसका जो है तर्क था। इस दौरान जो है राजनीति ने भी काफ़ी गति पकड़ी और बार बार जो है काफ़ी उठापटक देखने को मिली, जिसके तहत जो है 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और गांधी जी ने जो है स्वयं जो है स्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1942 में जो है चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। दूसरा कथन है कि कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। तो सही कथन को चुनना है यहाँ पे। तो बताइए 30 में सही जवाब क्या होगा? तो 30 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंबेडकर जो है शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। दूसरा कथन है कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। तो सत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंबेडकर ने जो है घोषणा की कि वह एक शक्तिशाली और जो है एकीकृत केंद्र चाहते हैं। और 1935 में जो है उन्होंने जो है 1935 के जो है गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र जो है वे चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर जो है विभिन्न प्रांतों को जो है सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। दूसरा कथन है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का, यानी 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है। तो एक तरफ विधि दे रखा है, दूसरी तरफ पदार्थों का पृथक्करण दे रखा है। तो यहाँ पे सही सुमेलित के लिए पूछा गया है। तो जो निस्तारण है, तो निस्तारण होता है रेत एवं जल के जो है मिश्रण से जल को अलग करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला गलत हो गया। अगला है वाष्पन। तो वाष्पन होता है द्रव में घुले ठोस को अलग करना, तो ये यहाँ पे सही है। अगला है निष्पावन। तो निष्पावन होता है अनाज में भूसा को पृथक करना, तो ये यहाँ पे गलत है। तो सही केवल दूसरा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सही मिलान करना है इनका। ठीक है, तो इनका सही मिलान किया जाए तो जो है कंदुक खल्लिका संधि जो है होता है सभी दिशाओं में गति करने, और जो है
धुराग्र जो है संधि जो होती है वो जो होती है आगे पीछे एवं दाएं बाएं की गति, और जो है हिंज गति होती है एक दिशा में जो है गति करने। और अचल संधि दे रखा है, चौथे में अचल संधि दे रखा है, ये होता है जो है अचल संधि होता है ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य की संधि होता है। तो इसका मिलान जो है दूसरे से हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोलक की गति जो है वर्तुल गति का उदाहरण है। दूसरा कथन है कि जो है पंखे की पंखुड़ियों की गति आवर्ती का उदाहरण है। तो असत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन यहाँ पे असत्य है, दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वर्तुल गति जो होती है, इस गति में जो है पत्थर की जो है आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को जो है वर्तुल गति कहा जाता है। और आवर्ती गति होती है कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को जो है आवर्ती गति कहा जाता है। इसी प्रकार जो है लोलक की गति जो है एक आवर्ती गति का उदाहरण है, ना कि जो है वर्तुल गति का। लेकिन जो है घड़ी के सेकंड की सुई जो है वर्तुल गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चालन जो होता है वह प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से जो है ठंडे सिरे की ओर जो है स्थानांतरित होती है, उसे जो है चालन कहा जाता है। ठोसों में जो है ऊष्मा जो है प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पे जो है पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा होता है संवहन। संवहन जो होता है जल तथा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे जो है संवहन कहते हैं, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा सही है कि विकिरण के सामने लिखा है कि ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो ये यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा जो है निर्मुक्त होती है। दूसरा कथन है इसमें निर्मित नए पदार्थ की सदैव जो है प्रकृति उदासीन होती है। तीसरा कथन है इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन कौन सा है? डी ऑप्शन जंग से रोकथाम हेतु लोहे की जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य है। लोहे से जंग रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है, ये कहा गया है, लेकिन रखना अनिवार्य है, क्योंकि लोहा होता है, लोहे का जो है ऑक्सीजन के साथ आएगा, वायु से या जल के साथ आएगा तो जंग बनाएगा, यानी जो है आयरन ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ईस्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह जो है वायवीय श्वसन करता है। दूसरा कथन है ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं। तीसरा कथन है इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो असत्य कथन को चुनना है। तो पहला जो है असत्य है, दूसरा भी असत्य है, लेकिन तीसरा जो है सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो ईस्ट जो है जैसे अनेक जीव जो है वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, और ऐसे जीव जो है अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें जो है अवायवीय जीव कहा जाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ग्लूकोज जो है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। और ईस्ट एक जो है एक कोशिक जो है जीव है। ईस्ट जो है अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय जो है एल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका जो है उपयोग जो है शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40।
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दे रखा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कारण आर दे रखा है ये जो है आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा पहला, जो ये कथन ए है ये सही है, परंतु आर यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे मानव रोग है और रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन खसरा जो है के सामने लिखा है कि इसका जो है यह एक जो है जीवाणु जनित रोग है, लेकिन खसरा जो है एक जो है वायरस जनित रोग है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन असत्य है क्योंकि निषेचन के बाद जो है युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ये यहाँ पे असत्य है। तो 1 माह बाद नहीं, जो है युग्मनज को जो है लगभग 1 सप्ताह तक जो है विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता की गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और माता के गर्भाशय में यह पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा शिशु का जन्म समान शिशु की तरह ही होता है। और इस तकनीक द्वारा जन्मे जो है शिशु को परखनली शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल जो है सर्पी घर्षण की माप है। दूसरा कथन है किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल जो है स्थैतिक घर्षण की माप है। तीसरा कथन है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है, तो पहला दूसरा असत्य है, तीसरा यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो किसी रुकी हुई वस्तु को जो है विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में जो है घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल जो है स्थैतिक घर्षण की माप होता है, और इसके विपरीत जो है किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके जो है सर्पी घर्षण की माप होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है आपतित किरण दे रखा है, तो इसको जो है सही सुमेलित करें। तो आपतित किरण का मिलान होगा पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण से, और परावर्तित किरण का मिलान होगा पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण को, और आपतन कोण का मिलान होगा आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण, और परावर्तन कोण का मिलान होगा परावर्तित किरण एवं अभिलंब बीच का कोण। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। तो 45 में देखा जाए तो एक तरफ जो है विद्वानों का जिक्र है, दूसरी तरफ उनके द्वारा खोजी गई जो है विषय वस्तु है। तो कोशिका का सबसे पहले पता जो है किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में। इसका मिलान तीसरे से हो जाएगा, और उसने कोशिका को जो है कॉर्क की पतली जो है काट में जो है अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। इसके अलावा जो है जे.ई. जो है पुरुकंज ने जो है किसकी खोज की, इसने जो है कोशिका में स्थित जो है तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। तो इसने जो है जीव द्रव की खोज की, तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है खोज की केंद्रक की, और विर्चो ने खोज की कोशिका सिद्धांत की। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विर्चो ने जो है 1855 में जो है कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, और 1940 में जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को जो है समझना संभव हो पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन जो है सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण है। तो ये 6 विकल्प है, एक तो पहला सही है, दूसरा सही है,
तीसरा भी सही है और छठा भी सही है, लेकिन चौथा और पाँचवा यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। तो गति का जो प्रथम नियम होता है, इसके माध्यम से बल की परिभाषा निर्मित होती है। संवेग जो है वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल होता है। और गति का द्वितीय नियम जो है बल का जो है परिमाण है। और गति का तृतीय नियम जो है क्रिया एवं प्रतिक्रिया का बल है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इस अभिक्रिया के माध्यम से बताना है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। जब कोई एक तत्व जो है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से जो है विस्थापित कर देता है, तो वह जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में जो है जिंक ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया है। इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है देखा जाए तो कुछ जो है उपनाम दे रखे हैं और उनका जो है रासायनिक नाम भी दे रखा है। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और धोने का सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पे ये कूट बन गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए अत्यंत अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो है सोडियम। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने वाला जो है धातु कौन सा है, सोना। और जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड कौन सा है, यह है जो है पोटेशियम ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। अम्लराज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो अम्लराज के संदर्भ में पहला कथन असत्य है कि यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है। जबकि जो है ये जिसे अम्लराज कहा जाता है, अम्लराज जो है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। ठीक है। और जो है ये अम्लराज होता है, ये भवकता द्रव होने के कारण के साथ प्रबल जो है संक्षारक भी है। और यह उन अभिकर्मों में अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। संश्लेषित हीरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन है संश्लेषित हीरे आकार में बहुत बड़े होते हैं। तीसरा कथन है ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के संबंध में निम्न का सही चुनाव करें। तो जो है बिंब की स्थिति दे रखी है और प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी है। तो इनका मिलान कराया जाए तो 53 में क्या देखने को मिलता है कि जो है P और F के बीच जो है दर्पण के पीछे होगा। और C पर जो है क्या होगा, C पर होगा। C तथा F के बीच जो है C से परे होगा। और F पर जो है अनंत पर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से सही को सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए, पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष जो है, इसके संबंध में देखा जाए तो इसके सामने लिखा है उत्तल लेंस। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष जो है अवतल लेंस, और तीसरा है जरा दूरदृष्टिता के बारे में है द्विफोक्सी लेंस। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है सही सुमेलित का, तो जो है तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। बाकी निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, क्या कारण है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें वास्तविक जो है सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लग जाता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक जो है दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, और वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतराल लगभग 2 मिनट का होता है। इस परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की जो है चक्रिका चपटी प्रतीत हमें होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे विद्युत धारा को जो है का मिलान होगा एम्पियर से, और विभवांतर का मिलान होगा जो है वोल्ट से, और प्रतिरोध का मिलान होगा ओम से, और प्रतिरोधकता का मिलान होगा ओम मीटर से। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। धातु का मिलान करना है अभिक्रिया से। तो पोटेशियम का देखा जाए तो पोटेशियम का करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं कर पाता है, और आयरन जो है भाप के साथ जो है अभिक्रिया करता है। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। तो चारों के पाचन में सक्षम है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, सही सुमेलित करना है, रक्त समूह का मिलान करना है रक्तदाता समूह से। ठीक है, तो बी जो है किसको दान कर सकता है? ठीक है, तो बी ओ को, ए जो है ए ओ को, ए बी जो है ए बी ओ को, ओ जो है ओ को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग का चयन करें? सिफिलिस, हर्पिस, यकृत शोधवी, एड्स और जो है गोनोरिया। यहाँ पे पांचों सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई भी रोग या जो है संक्रमण जो है मैथुन द्वारा जो है संचालित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचालित संक्रमण यानी STI या जो है रतिज रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। इसके तहत जो है ये कुछ रोग आते हैं, ठीक है, जिनका विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है अलील कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है मेंडल के नियम के तहत जो है प्रस्तावित किया गया अभिक्रिया है, जिसमें कहा गया है कि वस्तु जो है अपरिवर्तित रूप में जनक से जो है संतति को जो है युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है, और इस प्रक्रिया के तहत वस्तु को कारक कहा जाता है। ठीक है, या फिर जो है जीन भी कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि जीन भी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का 63 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है कथन, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं
अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। कारण दिया गया है कि पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे केवल जो है कारण सही है, कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार जो है घटता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे केवल कारण सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत की स्थिति के संदर्भ में सही कथन क्या होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे भारत के जो है भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 है, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पहले चेनाब आएगा, ठीक है, 65 नंबर में देखा जाए चेनाब नदी आएगी, फिर रावी, फिर नर्मदा, तापी और कावेरी। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो मैप के माध्यम से आप जो है देख सकते हैं नदियों का जो है क्रम क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 है, समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती हैं। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती हैं। दूसरा कथन है कि समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहा जाता है। तीसरा कथन है समुद्री तरंगों द्वारा लगातार जो है अपर्दन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती हैं, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो कोई सभी कथन यहाँ पे सही नहीं है, सारे ही यहाँ पे गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में वायुमंडलीय परत दे रखा है, सूची सेकंड में उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। तो यहाँ पे देखा जाए क्षोभ मंडल का मिलान करना है, तो मौसमी घटनाओं का रंगमंच होता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत की प्राप्ति होती है। मध्य मंडल में क्या होता है, तो इसमें जो है उल्का पिंडों का विनाश होता है। आयन मंडल में जो है रेडियो संचार के लिए आवश्यक है आयन मंडल, और बहिर्मंडल में जो है हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 68 में देखा जाए पहला कथन है कि यह जो है वन जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। दूसरा कथन है यह वन जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं। तीसरा कथन है इन वनों के वृक्ष जो है इन वनों के प्रमुख वृक्ष जो है रोजवुड, महोगनी, सिनकोना और जो है आबनूस आदि हैं। चौथा कथन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इन्हीं वृक्षों का विस्तार है। पांचवा कथन है कि कत्था बनाने के लिए जो है उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क जो है पर्णपाती वृक्ष है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है तीसरा सही है और पांचवा सही है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। दूसरा कथन है कि खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। तीसरा कथन है कि चना एक प्रकार का खरीफ फसल है। चौथा कथन है कि जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन चना जो है, चना कौन सी फसल है, चना जो है
चना जो है रबी फसल है और यह जो है शीत ऋतु में अक्टूबर और दिसंबर के मध्य बोया जाने वाला फसल है और ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल जून में काटा जाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, चाय की कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चाय के पौधे के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सर्वोत्तम होती है। दूसरा कथन है चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त जो है मृदा उपयुक्त होती है। तीसरा कथन है चाय की कृषि रोपण कृषि का उदाहरण है। तो पूछा गया सही कथन के बारे में, तो सभी कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, गलत मिलान को चुनाव करना है, जगह का मिलान करना है संबंधित खनिज से। तो यहाँ पे भंडारा जो है, तो भंडारा में क्या होता है, जगह है एक, ठीक है, भंडारा एक जगह है जहाँ पे मैग्नीज जो है पाया जाता है। और बेवर जो है बेवर में अभ्रक पाया जाता है, इसलिए ये गलत है। नेल्लोर में जो है अभ्रक पाया जाता है, ये सही है, पहला सही है, तीसरा सही है। और कटनी में जो है बॉक्साइट पाया जाता है, ये भी गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न विशेषताएं किस जो है स्थलाकृति का उदाहरण है। पहला है कथन ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक जो है विस्फोटक ज्वालामुखी है। दूसरा कथन है ज्वालामुखियों में विस्फोट के कारण जो है विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। तीसरा कथन है इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार इनके पास ही स्थित होते हैं। तो ये जो है ज्वालामुखी कुंड के जो है उदाहरण है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही विशेषताएं जो है ज्वालामुखी कुंड से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अपसारी सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। दूसरा कथन है कि रूपांतरण सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का विनाश दोनों होता है। तीसरा कथन है कि मध्य अटलांटिक कटक जो है अभिसारी सीमा का उदाहरण है। तो उपरोक्त में से कितने कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य के लिए पूछा गया है। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो अपसारी सीमा के बारे में कहा गया है, तो जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, और जो है इन्हें जो है अपसारी प्लेट कहते हैं। और यह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें जो है प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। और अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य जो है अटलांटिक कटक। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग जो है हो रही हैं। इसके अलावा रूपांतरण सीमा पर जो है देखा जाए तो यहाँ पे एक मध्य अटलांटिक कटक जो है अभिसारी सीमा का उदाहरण है, ये कहा गया है, ना कि अपसारी सीमा का। इसके अलावा जो है रूपांतरण सीमा के तहत बात की जाए तो जहां ना तो कई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और जहां ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें जो है रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर जो है प्लेटें एक दूसरे के साथ जो है क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। तो यहाँ पे जो है असत्य कथन के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है पहला सही है, पहला सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि कपासी मेघ जो है हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। दूसरा कथन है कि जो है पच्छाद मेघों का निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तीसरा कथन है कि वर्षा मेघ मोटे जो है जलवाष्प की आकृति जो है विहीन जो है संहति होते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है 75 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, चौथा कथन भी है इसमें कि पच्छाद कपासी एवं जो है कपासी वर्षा मेघ ऊंचे बादल के उदाहरण है। तो सही कथन को चुनना है, तो दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन जो है एक तो चौथा कथन गलत है कि जो है पच्छाद कपासी जो है पच्छाद मेघों का निर्माण जो है 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये जो है पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। ऊंचे बादल जो है पच्छाद स्त्री, पच्छाद कपासी, मध्य ऊंचाई के बादल के बारे में बात की जाए तो जो है स्त्री मध्य तथा कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल जो है स्त्री कपासी, स्त्री वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ होते हैं। तो ऊंचे बादल के लिए पूछा गया है तो पच्छाद कपासी एवं कपासी वर्षा मेघ, तो कपासी वर्षा मेघ, तो इसलिए यहाँ पे चौथा भी गलत था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। तो जलवायु प्रदेशों प्रकारों का मिलान किया जाए किससे, कूट अक्षर से। तो यहाँ पे देखा जाए पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने सुमेलित हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जो है उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय हिमटोपी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क, केवल यहाँ पे जो है चौथा जो है सही सुमेलित है, बाकी ऊपर के तीनों गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि के अंतर्गत प्रथम जो है प्रावस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस प्रावस्था को स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। दूसरा कथन है 1901 से 1911 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। तीसरा कथन है जन्म दर जो है उच्च रही जबकि मृत्यु दर निम्न रही। तो सही कथन को चुनना है, तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है 1901 से 1911 की अवधि को जो है भारत की जनगणना की वृद्धि जो है स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि जो है इस अवधि में वृद्धि दर जो है अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा तीसरा गलत था, केवल पहला ही सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बॉक्साइट मुख्यतः जो है क्वाटरनरी निक्षेपों में पाया जाता है। दूसरा कथन है कि बॉक्साइट जो है लैटेराइट चट्टानों से संबंधित है।
तीसरा कथन है कि कर्नाटक जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उपरोक्त में से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा यहाँ पे जो है पहला तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत दूसरा यहाँ पे सही है और पहला तीसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सही है, पहला और जो है तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है और बॉक्साइट जो है मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है, ना कि क्वाटरनरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से संबंधित है। तो यहाँ पे दूसरा सही हो गया। यह जो है विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के जो है पठारी क्षेत्रों अथवा जो है पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है, जैसे कि उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पत्तन है। दूसरा कथन है चेन्नई पत्तन एक जो है प्राकृतिक पत्तन है। तीसरा कथन है चेन्नई पत्तन का जो है पोताश्रय सबसे गहरा है। तो पूछा गया सही के लिए, तो पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ये प्राकृतिक पत्तन नहीं, यह एक कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, जिसे 1859 में बनाया गया था। ठीक है, और तट के निकट जो है उथले जल के कारण यह पत्तन जो है विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है और तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके जो है पृष्ठ प्रदेश है, जबकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के एक भू आबद्ध पत्तन है जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है, केवल पहला ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर जो है प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है कि रूर नदी पश्चिम से आकर राइन नदी में मिलती है। तीसरा कथन है कि जो है डसलडोर्फ जो है रूर नदी पर स्थित पत्तन है। तो असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है, तो दूसरा तीसरा असत्य है, पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइन नदी जो है जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में जो है रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। समुद्रिक पोत कोलोन तक जो है पहुंच सकते हैं और रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है और यह नदी एक जो है संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक जो है संपन्न है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 81 नंबर क्वेश्चन से पॉलिटी के क्वेश्चन है। तो 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है। दूसरा कथन है शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल हों। तो सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले जो है प्रश्नकाल होता है, ना कि शून्यकाल। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से जो है सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और इसके जरिए जो है संसद जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरीके से सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है और सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा होता है, क्योंकि वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है। तो भू राजस्व जो है ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है, क्योंकि जो है भू राजस्व जो है राज्य सरकार का जो है ह्रास वसूलना कहलाता है। ठीक है, इसलिए ये जो है ग्राम पंचायत का आमदनी का स्रोत नहीं माना जाता। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है जिम्मेदारी से, उपभोग और उत्पादन से है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। संघवाद का क्या अर्थ है। तो संघवाद का अर्थ है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद का अर्थ होता है, जैसे कि केंद्र और जो है राज्य की सरकारें होती हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, स्वाधीन भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो टीटी कृष्णमाचारी थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा जो है उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए दे रखा है कि समानता के आदर्श का एकमात्र मतलब यह है कि सभी तरह के जो है अंतरों का उन्मूलन हो जाए। कारण आर दे रखा है कि समानता का मतलब केवल यह है कि जो है हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन गलत है, परंतु आर ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कारण यहाँ पे सही है। ए इसलिए गलत है क्योंकि जो है इसका मतलब समानता से मतलब यह होता है कि केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म व सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से जो है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत नहीं लिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला और सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के जो है शासन का विचार और विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये सब जो है ब्रिटिश संसद से लिया गया है। जबकि जो है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का समान रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो कथन ए दे रखा है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकता है। कारण आर दे रखा है कि भारत के संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला जो कथन है ए ये तो सही है, परंतु कारण आर यहाँ पे गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत है। क्योंकि जो है संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भारतीय संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, ऐसा किए जाने का क्या आधार है? तो एक जो है विकसित परंपरा है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपर्युक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दे रखा कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। कारण आर दे रखा कि प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या जो है गठबंधन का नेता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार के बारे में देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि जीवन के लिए बुनियादी रूप से आवश्यक वैसे सभी अधिकार जिसे संविधान जो है विशेष दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो उपरोक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका प्रावधान जो है 257 फर्स्ट में वर्णित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत जो है हस्तांतरणीय विषय बनाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा किस स्तर तक की शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखा जाए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा को किया जा सकता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ से 96 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 96 नंबर कि भारत में योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था
जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं जो है वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह जो है ध्येय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। दूसरा कथन है इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिनसे देश के घरेलू या जो है विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किया जा सके। तीसरा है इस अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की जो है अधिक जो है श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता है। तो कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा कथन है इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। तीसरा कथन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्थान होता है। चौथा कथन है कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला और चौथा यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन एवं वितरण को नियंत्रित करती है। दूसरा कथन है इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है। तीसरा कथन है इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो यहाँ में पूछा गया है सही कथन के बारे में, तो दूसरा तीसरा सही है लेकिन पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है कहा गया है कि इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन एवं वितरण को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित है। दूसरा कथन है महालनोबिस ने मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। तीसरा कथन है कि महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन यहाँ पे असत्य है। तो महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय जो है सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जो है जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यिकी विदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक जो है प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकी विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पहला कथन भी गलत हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है पहला दूसरा गलत है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को जो है मानते हुए की थी। दूसरा कथन है इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में जो है अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक जो है वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी जो है समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, उदारीकरण के जो है परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वित्त के क्षेत्र में जो है व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय जो है संस्थाएं सम्मिलित हैं। दूसरा कथन है भारत में वित्तीय क्षेत्र का जो है नियमन सेबी का दायित्व है। तीसरा कथन है विदेशी निवेश जो है संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला सही है, तीसरा सही है, तो दूसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसके तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो है विभिन्न
नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, मुद्रा का अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सही के लिए पूछा गया है। तो पहला कथन सही है कि इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत ने 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। दूसरा कथन है पाकिस्तान योजना को जो है मध्यकालिक जो है विकास योजना भी कहा जाता है। तीसरा कथन है भारत की आखिरी योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 पर आधारित है। चौथा कथन है चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 26 पर काम कर रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। चौथा क्यों गलत हो जाता है? चौथा इसलिए गलत हो जाता है कि चीन ने जो है 1953 में जो है अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की और वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2018 से 23 पर कार्य करना शुरू किया, जबकि चीन अपनी जो है 14वीं जो है पंचवर्षीय योजना पर काम कर रहा है, जो 2021 से शुरू होकर 2025 तक चल रही है। इसलिए यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत है और सही है पहला, दूसरा और तीसरा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा है? जो है पहला है प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, दूसरा है सामाजिक जो है आयुर्विज्ञान, तीसरा है स्वच्छ पेयजल पर खर्च, चौथा है चिकित्सीय आयुर्विज्ञान। तो यहाँ पे चारों ही सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि जो है केवल 0.06 हेक्टेयर है। दूसरा कथन है भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जो है जंगल भूमि 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, आयात एवं निर्यात के संबंध में किस देश का जो है निवल अर्जन शून्य हो सकता है? जब जो है आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो। तो यहाँ पे किसी देश का निवल अर्जन मूल्य जो है शून्य हो जाएगा जब आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो तब। अगला क्वेश्चन नंबर 108, ग्रामीण बैंक की जो है संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सम्मिलित है? पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा है आरआरबी यानी सहकारी बैंक, तीसरा है व्यावसायिक बैंक, चौथा है भूमि विकास बैंक। तो चारों ही सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सस्ती ब्याज दरों पर जो है पर्याप्त ऋण की पूर्ति जो है करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, गैर कृषि अर्धतंत्र के गतिशील अपघटकों में निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? पहला कृषि प्रसंस्करण उद्योग, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तीसरा है चर्म उद्योग, चौथा है पर्यटन। तो चारों ही यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित जो है तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसके तहत जो है उन्होंने देश के 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 10 वर्ष की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ऐसा सरकार को प्रस्ताव दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मिशन निश्चय हरियाणा पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है यह ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया। तो सही कथन को चुनना है, तो दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो 111 में देखा जाए तो पहला जो है इसलिए गलत है क्योंकि ये हरियाणा पुलिस नहीं पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112 है, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया? तो ये शिमला में लागू किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला कथन है कि गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य चीतों का दूसरा आवास है। दूसरा है बनेरू घट्टा जैविक उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी है। तीसरा कथन है पेंच टाइगर रिजर्व जो है जंगल की आग का पता लगाने के लिए एआई का प्रयोग करना शुरू किया गया है यहाँ पे। तो कितने युग्म जो है सही सम्मिलित है? तो सभी तीनों युग्म सही सम्मिलित है। ठीक है,
यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के जो है डिजिटलीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 है, हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश की जो है दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है? तो ये पट्टा जो है तंजानिया में हासिल किया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, मिलान करना है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का मिलान करना है। जम्मू कश्मीर में मेला भरता है खीर भवानी मेला, और जो है उड़ीसा में होता है रज महोत्सव, लद्दाख में होता है जो है हेमिस मेला, और असम में होता है जो है अम्बुबाची मेला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, हाल ही में विश्व बैंक और जो है S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में से शामिल होने वाले भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो इस बंदरगाह का नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है बाकू अजरबैजान में किया जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 11 से 22 नवंबर 2024 तक, ठीक है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है मुख्तार बाबा एक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दुनिया भर के परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में 9 परमाणु संपन्न देश हैं। और दूसरा है, रिपोर्ट इजराइल को परमाणु संपन्न देश मानता है, रिपोर्ट मानती है भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 है। भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में 5वें स्थान पर आ गया है। तो कितने कथन सही है? ठीक है, तो चौथा यहाँ पे गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है जनवरी 2024 में भारत की जो है संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की संख्या 170 थी। और जो है इस सूची में भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में 6ठे स्थान पर आ जाएगा, ना कि 5वें पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है कि चीन के आगामी चंद्र मिशन में जो है सऊदी अरब तथा यूएई साझेदार देश बने हैं, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसमें जो है मिस्र और बहरीन जो है साझेदारी देश बने हैं, ठीक है, ना कि जो है इसमें जो है सऊदी अरब और यूएई बने हैं। इसलिए ये जो है जो स्टेटमेंट है बी ऑप्शन का ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में बिहार के किस अधिकारी ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को पता लगाने के लिए इंडोनेशिया में प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? तो इनका नाम है वंदना प्रेसी। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में केवल 5 महिलाओं ने जीत हासिल की। दूसरा कथन है कि शांभवी चौधरी लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है। तो सही कथन को चुनना है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस लोकसभा में जो है बिहार राज्य से कुल जो है 39 महिला उम्मीदवारों में से 5 ने जीत हासिल की। इनमें जो है जदयू की जो है लवली आनंद और जो है विजय लक्ष्मी देवी और राजद की मीसा भारती, लोजपा की वीणा सिंह और जो है शांभवी चौधरी शामिल हैं। शांभवी चौधरी ने जो है इस जीत के साथ देश की सबसे कम उम्र की सांसद बनकर जो है इतिहास रचा है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में जो है लगभग 30% का योगदान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। जबकि दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों के बीच जो है जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों की अधिकतम संख्या है। तो कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश से 69 जीआई टैग पंजीकृत उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, हाल ही में हुए बचाव अभियान में कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज शामिल था जिसने 27 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई? तो इसका नाम था आईसीजी अमोघ, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, कौन सी भारतीय एयरलाइन बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है? तो इसका नाम है इंडिगो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, कौन सा राज्य 1891 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले नायकों की याद में 23 अप्रैल को जो है खोंगजोम दिवस मनाता है? तो इस राज्य के नाम है मणिपुर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, गुजरात में खोजी गई सांप की प्राचीन प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 27 मिलियन वर्ष पहले पाई जाती थी? जिसका नाम है वासुकी इंडिकस, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत सरकार द्वारा ईरान और इजराइल की यात्रा न करने की सलाह देने वाले दिशा निर्देश जारी करने के पीछे क्या कारण है? जिसका कारण है कि सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर इजराइल द्वारा हाल ही में किया गया हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में कौन सा स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बन गया है? जिसका नाम है धर्मशाला स्टेडियम, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो चौथी रैंकिंग है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की बैठक कहाँ आयोजित की गई या आयोजित हुई? तो इसकी बैठक जो है आयोजित कहाँ पर हुई? आस्ताना कजाकिस्तान में 2 से 3 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए कितने भारतीयों का चयन किया गया है? तो 5 भारतीयों का चयन किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है, किस कंपनी को 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंटों का प्रायोजक घोषित किया गया है? तो सऊदी की कंपनी है अरामको, ठीक है, उसको मिला है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो व्यस्त हवाई अड्डा है जो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस भारतीय व्यक्ति ने भाग लिया था इसमें? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसमें भाग लिया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ओपन एआई ने अपना सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-40 लॉन्च किया है। दूसरा कथन है कि GPT-40 में GPT-4o, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे GPT-4o कर लीजिएगा, 4o, तो O का मतलब होता है ओरेकल। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि O का मतलब ओमनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। दूसरा कथन है, दुनिया में शीर्ष 3 स्थान स्विट्जरलैंड, जापान और स्पेन है। तीसरा कथन है, 119 देशों की सूची में भारत 49वें स्थान पर है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में 119 देशों को शामिल किया गया है,
ठीक है। और यह है जो है टॉप के देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और जापान, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और भारत जो है 39वें स्थान पर है 4.25 स्कोर करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 विश्व जो है प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 800% से अधिक की वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में शीर्ष 3 देश भारत, चीन, कनाडा है। तीसरा कथन है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी की गई है। तो कितने गलत हैं? तो यहाँ पे तीसरा सही है, पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने जो है इसको जारी किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत जो है 650% की वृद्धि हुई है, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश हैं, भारत, मेक्सिको और चीन। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजना है। तो यहाँ पे जो है सब में 6 + 6 + 3 + 2 का जोड़ बन रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। क्यू जो है पूर्व की ओर और एम जो है उत्तर की ओर। एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं। टी क्यू के दाईं ओर यात्रा कर रहा है। और जो है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? यहाँ पे देखा जाए एम और एस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, ऐसा इसमें जो है क्वेश्चन का आंसर बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो लुप्त संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 15 है, 20 है, 5 का गैप है, 12 का गैप है, फिर 30 का गैप है। तो इसमें क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर + 1, मतलब एक विषम जो है जोड़ते जाना है और एक जो है बढ़ा के स्क्वायर करते जाना है। तो यहाँ पे जो है जो बन रहा है 180 का गैप जो है बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 180 का गैप बनेगा, क्योंकि जो है 11 का स्क्वायर + 9 आ गया, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा और +11 होगा। तो इसको करने के बाद जो है जोड़ आएगा जो है 428। तो 428 है, तो 428 में 248 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144 है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या है? तो मान लिया जाता है रेशमा की संपत्ति x है, उसने जो है x/4 जो है धर्मार्थ को दे दी। तो x - x/4 कितना बटा, 3x/4 बचा। तो यहाँ पे 1/4, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 145 है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन 11 है, यह घड़ी बजे जो है पूर्वाह्न इंगित करती है। तो सही समय क्या होगा? तो सही समय क्या होगा, 10:48 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है, 100 मीटर की दौड़ में ए जो है 8 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की जो है शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है, तो जो है बी की गति क्या थी? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आएगा, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसकी रफ्तार। अगला है क्वेश्चन नंबर 147 है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे जो है ये जो है कार्य है, ये जो है एक दिन में मोहन द्वारा किया गया कार्य 1/25, एक दिन में सोहन द्वारा किया गया 1/20। तो इसको सोल्व करें तो 11 दिन आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148 ये समीकरण है, तो इस समीकरण को सोल्व करने पे 6 आंसर आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 149,
इस समीकरण को सोल्व करें तो एस का मान देखना है तो 125 आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। यदि जो है सर्जिकल स्ट्राइक का कूट ये है तो मेट्रो ट्रेन का कूट क्या होगा? तो इनका कूट जो है ये वाला होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही एडुटेरिया द्वारा संचालित 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए जो है एनसीईआरटी का जो है रिवीजन टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।